भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में। और उसका प्रारंभ होता है वेदों से। कितने वेद हैं? बहुत अच्छा। कौन कौन से हैं? बहुत बढ़िया। मैंने बहुत सारे स्कूलों में प्रश्न पूछा, पहला स्कूल है इसमें इतने सारे बच्चों ने बताया कि 4 वेद हैं। ऋग्वेद, बोलेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ये इन वेदों के भी 4 हिस्से होते हैं, जिसका अंतिम हिस्सा कहलाता है उपनिषद या वेदांत, है ना। 108 तरह के उपनिषद है। और उपनिषद हमें वो ज्ञान कराती है, अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान, कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, है ना। और भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर इसके बाद में 6 दर्शन है, हमारे 6 दर्शन है। सब लोग बोलेंगे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, अद्वैत दर्शन, मीमांसा दर्शन। तो ये 6 दर्शन है जिसके ऊपर हमारी दर्शन प्रणाली आधारित है। और भारतीय ज्ञान परंपरा में इसके बाद पुराण आते हैं, 18 पुराण है। और 18 पुराणों को साथ महर्षि वेदव्यास ने बताया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयः परोक्ताय परोक्तार पुण्याय पापाय परपीड़नम। तो 18 पुराणों का साथ महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ित करना ही पाप है। इसी परंपरा में महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाएं भी जुड़ती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं आप दीपक भव, बी योर ओन लाइट, अपना दीपक स्वयं बनो, है ना। और भगवान महावीर कहते हैं कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन 5 साधनों के द्वारा आप अपने जीवन को सबसे बना सकते हो। उन्होंने अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया, जिसका मतलब है कि कोई भी विषय ऐसा हो सकता है जिसपे अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग ओपिनियन हो सकती है किसी भी विषय पे, और वो सब सही हो सकती है। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अमूल्य सिद्धांत है कि किसी भी विषय पे अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग दृष्टिकोण से सही हो सकती है। तो दुनिया के सारे जो झगड़े हैं, लड़ाई है, वो इसीलिए दृष्टिकोण भिन्न है, तो सारे लड़ाई झगड़े से खत्म हो जाते हैं। इसके बाद भारतीय ज्ञान परंपरा में अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य का ज्ञान जुड़ता है। और बहुत सारे भक्ति संत हुए, तुकाराम, रविदास, मीरा, कबीर, है ना। उन सब का ज्ञान, सिखों के जो गुरु हुए उनका ज्ञान जुड़ जाता है। और एक समृद्ध परंपरा हमारे समक्ष है। और ये परंपरा सिर्फ आध्यात्म की परंपरा नहीं है, इसमें विज्ञान भी है, गणित भी है, आयुर्वेद भी है, इसमें खगोल विद्या भी है, इसमें ज्योतिष का ज्ञान भी है, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के विज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हमारे वेदों में उल्लेख है। मैं आपसे कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था? यस, राइट ब्रदर्स ने किया था। शाबाश, बैठ जाओ। दूसरा क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने बताए थे? न्यूटन। सब ये बोल रहे हैं, वेरी गुड। तीसरा बताओ कि परमाणु बम, एटम बम का आविष्कार किस देश में हुआ था? अमेरिका में। तीनों क्वेश्चन, तीनों के आंसर गलत है। अब मैं आपको बताऊं सही आंसर क्या है, क्योंकि ये हमें पढ़ाया गया हमारी शिक्षा व्यवस्था में, इसलिए हम इनको ऐसा ही मानते हैं। तो पहला प्रश्न था कि एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था? तो 1903 में राइट ब्रदर्स आपने बताया। तो वास्तविकता क्या है कि हमारे यहाँ पे भारत में, अच्छा आप लोगों ने रामायण किसने देखी है? रामायण में देखा है एक विमान होता है जिसमें जो है लंकापति रावण सीता जी का अपहरण करता है, और है ना, उसको युद्ध जीतने के बाद श्री रामचंद्र जी उसी में अयोध्या जाते हैं। उसका क्या नाम था? पुष्प विमान था। और वो कम से कम आज से 7000 वर्ष पूर्व की घटना है। तो इसका मतलब कि विमानों का आविष्कार हजारों साल पहले हो चुका था, है ना। 1903 में तो नहीं हुआ। और वैमानिकी शास्त्र एक ग्रंथ भारत में लिखा ऋषि भास्कराचार्य ने, उसमें उन्होंने अलग अलग तरह के विमानों का उल्लेख किया है। ऐसे विमान जो अंतरिक्ष तक भी जाते थे, है ना, जो सूर्य से ऊर्जा लेते थे, जो अंधकार से ऊर्जा लेते थे, उसके कॉकपिट में कैसे पायलट बैठता था, उसकी क्या वेशभूषा होती थी, वो सारे सिद्धांत बता रहे हैं, उपलब्ध भी है वैमानिकी शास्त्र। ऋग्वेद में 31 तरह के विमानों का उल्लेख है। तो ये विमान वाली बात है, ये हम इसमें बहुत हजारों साल पहले भारत में ये होते थे। दूसरा प्रश्न, लॉ ऑफ ग्रेविटी आपने बताया, न्यूटन, है ना। तो सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक में भास्कराचार्य ने 1100 वर्ष बीसी में, 1100 बीसी, मतलब आज से 3000 से ज्यादा वर्ष पूर्व उन्होंने सारे गुरुत्वाकर्षण के नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी बता रखे हैं, है ना। और तीसरा प्रश्न क्या था?
परमाणु बम, एटम बम। तो ओपेनहाइमर जिन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था 1939 से 45 के बीच में, तो उनसे जब पूछा कि आपको इसकी प्रेरणा कहां से मिली, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी प्रेरणा महाभारत से मिली। महाभारत में इसके बारे में उल्लेख है और उनका जो इंस्टीट्यूट था उसका नाम था त्रिनेत्र। तो परमाणु बम भी बहुत हजारों साल पहले भारत में थे और युद्धों में उपयोग भी होते थे, है ना। ये जितने भी मिसाइल्स और एटम बम, तो ये सब चीजें जो आज देखते हैं वो वास्तव में प्राचीन काल में थे। तो हमारा विज्ञान भी बहुत समृद्ध था। मैथमेटिक्स की बात करें, कितने बच्चों को मैथमेटिक्स अच्छी लगती है? जो राइट्स, बहुत बढ़िया। तो मैथमेटिक्स में जो आप लोगों ने जानते हो कि जीरो का इन्वेंशन क्या हुआ? जीरो का इन्वेंशन क्या हुआ? भारत में हुआ है ना, दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम इंडिया में है। उसके बिना मैथमेटिक्स का कोई आधार बनता ही नहीं है। इस तरह अलजेब्रा, ज्योमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़ते हैं, ट्रायंगल की पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं ना, वो एक्चुअली ऋषि बुधाय ने दी थी, पाइथागोरस से भी काफी सैकड़ों साल पहले। तो गणित के क्षेत्र में भी हम अग्रणी थे, खगोल विद्या में अग्रणी थे। ऋग्वेद के अंदर 200 ऐसे श्लोक हैं जो बताते हैं कि सोलर सिस्टम में अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में बताते हैं। हमारा पंचांग जो हजारों साल से हम जानते हैं कि 1000 साल बाद भी किस दिन कितने बज के कितने मिनट में कौन से ग्रह किस स्थिति में होंगे, वो हजारों साल से हमारे पास उपलब्ध है। हर व्यक्ति के आपके घर में भी उपलब्ध होगा, कैलेंडर के रूप में या अच्छे से देखें तो पंचांग के रूप में, है ना। तो ये अपने आप में एक विज्ञान का चमत्कार है पंचांग। हर क्षेत्र में आगे थे हम, निर्माण की कला के अंदर हम आगे थे। गंगा नदी के हम सोचते हैं कि प्राकृतिक नदी है ना, नेचुरल रिवर है, पर वास्तव में ये कई 100 साल के प्रयास के बाद लाई गई थी और फाइनली ऋषि भागीरथ को, जो कि खुद भी एक आर्किटेक्ट थे, उनको सफलता मिली थी गंगा को हिमालय से धरती तक लाने के अंदर। राम सेतु जो 7000 साल पहले बनाया गया था, आज भी उपस्थित है। श्री राम ने बनाया था भारत को श्रीलंका तक जोड़ने के लिए। द्वारिका नगरी जो कृष्ण ने बनाई थी आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, वो आज भी उसके अवशेष समुद्र में उपलब्ध हैं। तो निर्माण के अंदर भी हम ऐसे ऐसे चीजें हुई है भारत में कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है। आयुर्वेद, हमारी जो चिकित्सा प्रणाली है वो आयुर्वेद है, हजारों साल तक से है, और वो कहती है कि हर व्यक्ति 100 वर्ष जी सकता है, आसानी से जी सकता है ना। चरक, सुश्रुत और इस तरह के धन्वंतरी जैसे आयुर्वेदाचार्य हुए। पहले प्लास्टिक सर्जन सुश्रुत थे। कौन से थे? सुश्रुत, जिन्होंने की प्लास्टिक सर्जरी, जो अलग अलग तरह की प्लास्टिक सर्जरी करते थे। उनकी जो किताब है सुश्रुत संहिता, उसमें 125 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हुए हैं कि किस किस इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से वो ही करते थे। तो भारत हर क्षेत्र में अग्रणी था, न केवल अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में, बल्कि विज्ञान, गणित, आयुर्वेद, चिकित्सा, हर क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में। आज दुनिया में 200 करोड़ लोग, कितने? 200 करोड़ लोग नियमित या अनियमित रूप से योग या ध्यान कर रहे हैं, है ना। ये हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा है। अभी हमने कुछ दिन पहले योग दिवस मनाया था, आप लोगों ने मनाया होगा, और पिछले वर्ष से ध्यान दिवस मनाने की प्रारंभ किया है। तो भारतीय ज्ञान व्यवस्था पूरे विश्व में फैल रही है। भारतीय ज्ञान व्यवस्था के कारण हम विश्व गुरु थे, और भविष्य में अब वो समय आ गया, हम पुनः उस स्थिति में, पुनः उस पद को प्राप्त करने वाले हैं। और ये भारतीय ज्ञान परंपरा कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली है ना। ये बताता है हमको कि कैसे बेहतर जीवन जिया जा सकता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप कैरियर बिल्डिंग कीजिए और साथ में कैरेक्टर बिल्डिंग भी कीजिए, है ना। कैरियर बिल्डिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर बिल्डिंग, और ये कैरेक्टर बिल्डिंग हमें भारतीय ज्ञान परंपरा की सहायता से हम कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।